नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हरिओम महावर HM कोचिंग क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी का स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम कक्षा 10 की विशेष सामाजिक विज्ञान पाठ 1 स्वर्णिम भारत पढ़ रहे थे। इसमें हमने अशोक की धम्म यात्रा पढ़ ली थी और अशोक की धम्म यात्रा पढ़ने के बाद में उसको 40 वर्ष तक शासन करने के बाद में 232 ईसा पूर्व में उसका निधन हो गया था। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अब आज अशोक के उत्तराधिकारी तथा मौर्य साम्राज्य का पतन। मतलब अशोक के उत्तराधिकार, अशोक का जो कौन कौन उत्तराधिकारी थे अशोक के बाद में, और उसके मौर्य साम्राज्य का पतन किस प्रकार हो गया था, मौर्य साम्राज्य किस प्रकार समाप्त हो गया था, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। देखिए, अशोक के उत्तराधिकारी तथा मौर्य साम्राज्य का पतन। अशोक के बाद में कौन मौर्य साम्राज्य का राजा बना था? अशोक के बाद में कुलाण राजा बना, जिसे दिव्यवदान में धर्म विवर्धन कहा गया था। ये कुलाण था अशोक के पुत्र का ही नाम था। अशोक का पुत्र था, जिसमें से एक पुत्र का नाम कुलाण था। अब कुलाण कैसे पड़ा था? उसका नाम वैसे दिव्यवदान मतलब धर्म विवर्धन था। जब वो पैदा हुआ था उस टाइम पर उसका नाम धर्म विवर्धन था। कुलाण कैसे पड़ा था? उसका नाम कुलाण अशोक के पुत्र का नाम था, जिसे हिमालय की तराइयों में कुलाण के जैसे एक पक्षी रहता था। कुलाण एक पक्षी पाया जाता था। कहाँ पर? हिमालय की तराइयों में एक कुलाण पक्षी पाया जाता था। ये कुलाण पक्षी था। ये हिमालय की तराइयों में पाया जाता था। हिमालय की तराइयों में कुलाण पक्षी पाया जाता था। इसकी आंखें बहुत सुंदर थी। कुलाण पक्षी था। इसकी आंखें क्या थी? बहुत सुंदर थी। आंखें थी जो बहुत ही सुंदर थी। जब अशोक की पत्नी पद्मावती के ये पुत्र हुआ था धर्म विवर्धन, उस टाइम पर उसका नाम धर्म विवर्धन था। उसका एक पुत्र हुआ था पद्मावती। कैसे? जब उसको देखने के लिए उसके सैनिक गए थे, सम्राट अशोक के सैनिक गए थे, तो उसकी आंखों को देखकर उन्होंने बोला था कि इसकी आंखें तो ऐसी है जो हिमालय की तराइयों में पाया जाता ना, उस पक्षी कुलाण पक्षी है उसकी तरह है। तो इसी कारण अशोक ने तब से उसका नाम क्या रख दिया? कुलाण रख दिया था। यानी पक्षी की तरह बहुत सुंदर आंखें थी धर्म विवर्धन की, तो उसी कारण उसका नाम कुलाण रख दिया था। दिव्यवदान में धर्म विवर्धन कहा गया, और दिव्यवदान में उसका नाम क्या है? धर्म विवर्धन। धर्म विवर्धन होने के बाद में उसकी आंखें बहुत सुंदर होने के कारण उसको कुलाण बोला गया। राजतरंगिणी के अनुसार उस समय जलोक कश्मीर का राजा था। राजतरंगिणी में लिखा हुआ है कि उसके अनुसार में कहा गया है कि उस समय जलोक कश्मीर का राजा था। कश्मीर का राजा कौन था? जलोक था। कुलाण के पुत्र कुलाण का पुत्र हुआ था दशरथ ने नागार्जुनी गुफाएं आजीविकों को दान में दे दी थी। नागार्जुनी में कुछ गुफाएं बनाई हुई थी, वो गुफाएं कुलाण के पुत्र ने, उसका नाम था दशरथ ने आजीविकों को वे गुफाएं क्या दे दी? दान में दे दी थी। क्योंकि अशोक की धम्म यात्रा थी, उसमें यही कहा गया था कि दान करना, किसी की भलाई करना, इस तरीके से उन्होंने धर्म का प्रचार किया था। तो उसी के अनुसार ही कुलाण का जो पुत्र हुआ था दशरथ ने भी नागार्जुनी की गुफाएं क्या दे दी थी? जो आजीविका करते थे, जो अपना जीवन यापन करते थे, उनको क्या कर दी थी? गुफाएं दान में दे दी थी। बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। इसके बाद में बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था, जिसे ब्राह्मण मंत्री
पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी। जो ब्राह्मण मंत्री था पुष्यमित्र उसका नाम था शुंग। पुष्यमित्र ने उसकी हत्या कर दी थी। किसकी? बृहदत्त की हत्या कर दी थी। और बृहदत्त कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट था, यानी मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट था। उसकी हत्या किसने की थी? ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र ने की थी। जो ब्राह्मण मंत्री था, ब्राह्मण जाति से ब्राह्मण था, वो मंत्री था, उसने उसकी बृहदत्त की हत्या कर दी थी। उसी की हत्या की और उसके बाद में शुंग वंश की स्थापना पड़ी। उसके बाद में शुंग वंश आ गया था। मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया था, उसके बाद में आया था शुंग वंश। और शुंग वंश की स्थापना किसने करी थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इसके बाद में आता है मौर्य प्रशासन, यानी मौर्य का प्रशासन किस प्रकार से था। मौर्य में प्रशासन किस प्रकार से होता था? मौर्य में प्रशासन 3 प्रकार से होता था। एक तो आता है केंद्रीय प्रशासन, एक आता है प्रांतीय प्रशासन, एक आता है नगरीय प्रशासन। यानी केंद्र में उसका प्रशासन किस प्रकार से होता था, केंद्र में, और प्रांत में यानी कि राज्यों में किस प्रकार से होता था, और छोटे छोटे नगर होते थे उनमें प्रशासन किस प्रकार से होता था मौर्य का प्रशासन। इसमें से पढ़ेंगे हम सर्वप्रथम केंद्र का प्रशासन। केंद्र का प्रशासन किस प्रकार से होता था और कैसे कौन कौन उसमें प्रशासन में कार्य करते थे, कौन कौन होते थे केंद्र। यानी कि हमारे अभी वर्तमान युग के आधार पर लिया जाए तो एक दिल्ली में प्रशासन किस प्रकार से होता है, दिल्ली का कार्यभार कैसे संभाला जाता है, कैसे उसका कार्यभार होता है, उसमें कौन होता है, कौन कौन नहीं होता है। इस प्रकार से उस टाइम पे भी मौर्य प्रशासन में भी केंद्रीय प्रशासन होता था। और केंद्रीय प्रशासन किस प्रकार से होता था? कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए थे। कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए थे? 7 अंग बताए थे। यानी केंद्र में कितने अंग होने चाहिए? 7 अंग होने चाहिए। जैसे राजा, एक तो राजा होगा, और अमात्य, तीसरा है जनपद, चौथा है दुर्ग, पांचवा है कोष, छठा है सेना, सातवां है मित्र। कौटिल्य ने 7 अंग बनाए थे, 7 अंग बताए थे राज्य के, जिसमें जिन सब के बारे में राजा क्या करता था, क्या नहीं होता था, अमात्य कौन होते थे, जनपद क्या होता था। जनपद हमने पढ़ लिया था, जो राज्य होते थे छोटे छोटे, है ना, उनको जनपद कहलाते थे। और उन्हीं को एक मिलाकर क्या महाजनपद कहते थे, उनको सबको मिलाया जाता तो महाजनपद कहलाते थे। दुर्ग होते हैं, दुर्ग के बारे में भी कोष, सेना और मित्र। राजा द्वारा मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति एक जांच के बाद की जाती थी। जो राजा था केंद्र का प्रशासन चलाने वाला राजा होता था, राज्य द्वारा मुख्यमंत्री जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सहायता से ही उसके आधार पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो इसी प्रकार से राजा करता था नियुक्ति। राजा द्वारा मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति एक जांच के बाद की जाती थी, जिसे आपदा परीक्षण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? उपदा परीक्षण कहते थे। एक विशेष जांच की जाती थी, उसी को क्या कहते थे? उपदा परीक्षण कहते थे। उपदा परीक्षण में क्या होता है कि उसके चरित्र की भलीभांति जांच की जाती थी। मतलब उपदा परीक्षण उसी को कहा जाता है जिसमें राजा के द्वारा मुख्यमंत्री पुरोहित की नियुक्ति की जाती है, तो उसके लिए एक विशेष उनके चरित्र की उनका चरित्र कैसा है कैसा नहीं है उसकी भलीभांति जांच की जाती थी। उसी को क्या कहा जाता था? उपदा परीक्षण कहा जाता था। उसके बाद अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने लिखी थी। अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख किया गया। जो अर्थशास्त्र लिखी थी कौटिल्य ने, उसमें 18 विभागों का उल्लेख किया गया। इन 18 विभागों में बटा हुआ था, जिन्हें तीर्थ कहते थे। जिन्हें क्या कहते थे? तीर्थ कहते थे। जैसे इसमें कौन कौन होते थे? जैसे मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज और तीर्थ का अध्यक्ष, ये होते थे, ये सब होते थे। और जो तीर्थ का अध्यक्ष होता था उसे क्या कहा जाता था? महामात्र कहा जाता था। यानी कि अर्थशास्त्र में 18 विभागों में बटा हुआ था। अर्थशास्त्र में कहा गया कि ये केंद्र प्रशासन 18 विभागों में बटा हुआ है, और जिसमें कुछ इस तरीके से मंत्री आते थे, पुरोहित आते थे, सेनापति आते थे, युवराज आते थे। युवराज वो होते हैं जो उसकी राज्य की रक्षा करते हैं। पुरोहित, सेनापति, तीर्थ का अध्यक्ष होता था। इन सबको क्या कहा जाता था? महामात्र कहा जाता था। केंद्र प्रशासन में देखिए आगे, सन्निधाता या कोषाध्यक्ष अर्थशास्त्र में वर्णित 26 विभागों के अध्यक्ष के रूप में कोष संबंधी कार्य करता था।
मतलब अर्थशास्त्र के अनुसार जो सन्निदाता और कोषाध्यक्ष, या तो सन्निदाता या कोषाध्यक्ष कौन होते थे, ये 26 विभागों के अध्यक्ष के रूप में कोष संबंधी कार्य करते थे। जो सन्निदाता होता था या कोषाध्यक्ष बनाया जाता था केंद्र प्रशासन में, वो क्या काम करते थे, वो 26 विभागों के अध्यक्ष के रूप में 26 विभागों के अध्यक्ष होते थे और कोष संबंधी कार्य करते थे। कोष होता था यानी वित्त जुटाते थे, वो 26 विभागों के अध्यक्ष थे। 26 विभागों के अध्यक्ष थे, वो रुपये पैसे वित्त, यानी कोष का मतलब होता है वित्त जुटाना, यानी धन संबंधी कार्य करते थे। समाहर्ता कौन होता था, जो राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना तथा वार्षिक बजट तैयार करना। समाहर्ता वो होता है जो भूमि कर ये सब एकत्रित करना, इसको इकट्ठा करना, और आय व्यय का कितना बचत हुआ था, कितनी आय हुई है, कितनी बचत हुई है, कितना खर्च हुआ था, उसके बारे में ब्यौरा रखता था। और वार्षिक यानी वर्ष भर का बजट तैयार करता था कि भाई कहाँ पे किस जगह पे कितना खर्च करना है, इस प्रकार का बजट तैयार करता था। बजट तैयार करने के बाद में वो राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता था। प्रस्तुत करने के बाद में राजा उस बजट को स्वीकार करने के बाद में पैसे वितरित करता था। सीता अध्यक्ष कौन होता था, ये कृषि संबंधी कार्य करता था। सीता अध्यक्ष होता था, इसमें केंद्र प्रशासन में सीता अध्यक्ष बनाया जाता था, जिसमें क्या करता था, वो कृषि संबंधी यानी कृषि से संबंधित जो भी कार्य होते थे, किसानों के कर निर्धारित करना, किसानों के फसल को खरीदना या बेचना, उससे संबंधित कार्य करता था। कौन करता था, सीता अध्यक्ष करता था। एक होता था पण्याध्यक्ष। पण्याध्यक्ष क्या करता था, वो व्यापार संबंधी कार्य करता था, मतलब कृषि से जो व्यापार होता था उससे संबंधित, कृषि से माल को बेचना, व्यापार करता था वो, यानी किसी भी प्रकार कोई भी माल था उसको बेचना खरीदना, इस संबंधी कार्य कौन करता था, पण्याध्यक्ष करता था। एक होता था सूत्राध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष क्या करता था, वो कताई बुनाई संबंधी कार्य करता था, कताई का काम करता था, बुनाई का, किसी चीज़ को बुनना, कताई करना, इस तरह का कार्य कौन करता था, सूत्राध्यक्ष करता था। इसके बाद में आता है लोनाध्यक्ष। लोनाध्यक्ष बूचड़ खाना संबंधी कार्य करता था, वो बूचड़ खाना में कार्य करता था। अगला आता है लक्षणाध्यक्ष। जो लक्षणाध्यक्ष क्या करता था, वो मुद्रा संबंधी कार्य करता था, मुद्रा को छापना, मुद्रा से संबंधित जो भी कोई कार्य होते थे वो मुद्रा संबंधी कार्य कौन करता था, लक्षणाध्यक्ष करता था। समाहर्ता क्या करता था, वो राजस्व एकत्रित करता था, वो और आय व्यय का ब्यौरा रखता था, वार्षिक बजट तैयार करता था। सीताध्यक्ष कृषि संबंधी कार्य करता था, पण्याध्यक्ष व्यापार संबंधी कार्य, सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई का संबंधी कार्य, लोणाध्यक्ष बूचड़ खाना में कार्य करता था, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा संबंधी कार्य करता था। इस प्रकार से ये इस केंद्र प्रशासन में कुछ अध्यक्ष बनते थे और इसमें 7 अंग बताए गए थे। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र, ये 7 अध्यक्ष राज्य के कोटल ने 7 अंग बताए थे। और उपदा परीक्षण क्या होता है इसके बारे में बता दिया मैंने। राजा द्वारा मुख्यमंत्री पुरोहित की नियुक्ति की जाती है, विशेष जाँच के द्वारा की जाती है, उसको उपदा परीक्षण कहा जाता है। उपदा परीक्षण में क्या किया जाता है, उपदा परीक्षण में चरित्र की भली भांति जाँच की जाती है। और अर्थशास्त्र में 18 विभाग बताए गए थे, जिनमें कुछ तीर्थ होंगे, उसे तीर्थ कहा गया। तीर्थ में कौन कौन होंगे, मंत्री, पुरोहित और सेनापति, युवराज, ये सब होते हैं। और जो तीर्थ का अध्यक्ष होता है उसको महामंत्र कहा जाता। और इस प्रकार से सन्निदाता के कोषाध्यक्ष और साथ में वर्णित 26 विभाग का अध्यक्ष के रूप में कोष संबंधी कार्य करते थे। समा करता है इस तरीके से ये केंद्र प्रशासन था। अगला नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रांतीय प्रशासन, उसके बाद हम पढ़ेंगे नगरीय प्रशासन और फिर पढ़ेंगे शासन व्यवस्था। इस प्रकार से आगे पढ़ते जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।